साथियों नमस्कार। टीचरशिप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक सीडीपी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि व्यक्ति का संपूर्ण जीवन इस महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट से ही डिफाइन हुआ है। और टॉपिक का नाम है अधिगम अर्थात सीखना। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अधिगम का अर्थ समझते हैं। अधिगम या सीखना एक बहुत ही सामान्य तथा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जन्म के तुरंत बाद से ही बालक सीखना शुरू कर देता है और आजीवन जाने अनजाने कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। दोस्तों अधिगम जो है जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। याद रखिएगा, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ये पूछा जाता है। और साथ ही साथ हम जानकर भी और अनजाने में भी बहुत कुछ सीखते रहते हैं और इसी का नाम है अधिगम। अब हम देखेंगे अधिगम से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषाएं। सबसे पहले हम देखते हैं स्किनर के अनुसार। तो स्किनर के अनुसार याद रखिएगा, अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। याद रखिएगा दोस्तों, ये पूछा जाता है, अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। अब हम देखेंगे वुडवर्थ के अनुसार। वुडवर्थ के अनुसार है, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं दोस्तों, वुडवर्थ में वो और वह 2 बार रिपीट हुआ है। इसी प्रकार नवीन में वी और वी 2 बार रिपीट हुआ है। ये एक याद रखने की तरीका है। तो वुडवर्थ के अनुसार है, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। आगे हम देखेंगे क्रो के अनुसार। तो सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। याद रखिएगा दोस्तों, इन्होंने सीखना को 3 चीज़ों में डिफाइन किया है, आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। आगे बढ़ते हैं गेट्स के अनुसार। गेट्स तथा अन्य के अनुसार सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। यह गेट्स और अन्य के द्वारा है दोस्तों, ये पूछा जाता है। आगे हम देखेंगे क्रोनबेक के अनुसार। तो क्रोनबेक के अनुसार है, सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है। ये है परिभाषाएं दोस्तों, क्योंकि हमने बहुत कम और बहुत महत्वपूर्ण परिभाषाओं को शामिल किए हैं। आगे हम देखते हैं अधिगम की विशेषताएं। योकम तथा सिम्पसन के अनुसार अधिगम की कुछ विशेषताएं निम्नवत हैं। तो अधिगम को हम ये चित्र के द्वारा थोड़ा डिफाइन करने की और इसकी विशेषताओं को समझने की कोशिश करते हैं। अधिगम जो है दोस्तों, याद रखिएगा, परिवर्तनशील है। जीवन भर यह हम नए नए चीज़ों को सीखते रहते हैं और यह सीखना हमारा परिवर्तन होते रहता है। नए चीज़ों को हम अनुकूलन समायोजन करते रहते हैं। तो हम ये जो है अधिगम जो है परिवर्तनशील होता है और यह सतत होता है। ये निरंतर सीखने वाली प्रक्रिया है दोस्तों, निरंतर चलते रहता है सीखना। और यह विवेकपूर्ण है और यह उद्देश्यपूर्ण है और ये बिल्कुल सक्रिय है, एक्टिव होता है। क्योंकि अधिगम निरंतर चलते रहता है तो यह एक्टिव भी रहेगा और यह आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। इसको समझिएगा जरूर। अधिगम की कुछ अन्य विशेषताएं भी हैं, इसको समझिएगा। जीवन व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। अर्जित व्यवहार की प्रकृति स्थायी होती है। सीखना एक सार्वभौमिक यूनिवर्सल प्रक्रिया है, समझ सकते हैं। सीखना क्रियाशीलता का परिणाम है और सीखना व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होती है। सीखना विस्तृत क्षेत्र वाली एक व्यापक प्रक्रिया है। आगे हम देखते हैं दोस्तों अधिगम के प्रकार। तो अधिगम के प्रकार में समझते हैं, अधिगम का क्षेत्र अत्यंत व्यापक एवं असीमित है। इसमें अनेक अनुक्रियाएं सम्मिलित हैं, जैसे समस्या समाधान अधिगम, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, संवेगात्मक अधिगम इमोशनल लर्निंग, शाब्दिक अधिगम वर्बल लर्निंग, संप्रत्यय अधिगम कॉन्सेप्चुअल लर्निंग आदि। सामान्यतः अधिगम को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जो निम्नवत हैं। ये 3 जो है दोस्तों, ये है वाचिक अधिगम वर्बल लर्निंग, गत्यात्मक अधिगम मोटर लर्निंग और समस्या समाधान अधिगम जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। आगे हम देखेंगे अधिगम का प्रकार, जो अन्य मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग अपनी अपनी धारणा के अनुसार प्रस्तुत किए हैं। देखते हैं, आशु बेल 1968 ने अधिगम को मुख्य रूप से 4 भागों में विभक्त किया है, जो निम्नवत है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। 4 भाग कौन कौन सा है अधिगम में? तो अधिगम को 4 भागों में आशु बेल के अनुसार बांटा गया है। वो है
अभिग्रहण अधिगम, रिसेप्शन लर्निंग, जो सामग्री को आत्मसात कर लेना, इसके द्वारा समझ सकते हैं। दूसरा है अन्वेषण अधिगम, डिस्कवरी लर्निंग, नए विचार, नए नियम, संप्रत्यय को खोज कर सीखना, ये जो है अन्वेषण अधिगम में आ जाएगा। और तीसरा है रटंत अधिगम, रोट लर्निंग, रट कर सीखना या यंत्रवत सीखना, मशीनों के द्वारा सीखना, ये जो है तीसरा प्रकार। चौथा है अर्थपूर्ण अधिगम, मीनिंगफुल लर्निंग, पूर्वानुभवों संबंधी ज्ञान से जोड़कर सीखना, करके सीखना पर फोकस है। तो इस प्रकार के आशुबेल के अनुसार 4 भागों में बांटा गया है अधिगम के प्रकार को। अब हम देखेंगे रॉबर्ट गैगने के अनुसार। रॉबर्ट गैगने ने अपनी पुस्तक द कंडीशंस ऑफ लर्निंग, याद रखिएगा दोस्तों, पुस्तक का नाम पूछा जाता है और पूछा भी गया है। जब हम क्वेश्चनों का MCQ क्वेश्चन का तैयारी करेंगे तो उसमें हम इसको ज़रूर देखेंगे। रॉबर्ट गैगने के अनुसार उनके जो पुस्तक में अधिगम के 8 प्रकार बताए हैं, जो पदानुक्रम निम्नवत है, अर्थात यह क्रमानुसार है, जैसे कि सरल से जटिल की ओर। सबसे पहले सीखने के प्रकार में है संकेत अधिगम, जो नीचे से ऊपर गया है। उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, तीसरा है श्रृंखला अधिगम, चौथा है शाब्दिक साहचर्य अधिगम, और पांचवा है विभेदात्मक अधिगम, छठवां है संप्रत्यय अधिगम, सातवां है सिद्धांत अधिगम, और आठवां है समस्या समाधान अधिगम। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। शैक्षिक उद्देश्यों के आधार पर अधिगम को 3 प्रकार से निम्नवत विभाजित किया जा सकता है। शैक्षिक उद्देश्यों के आधार पर भी 3 प्रकार से बांटा गया है दोस्तों। तो वो जो है संज्ञानात्मक अधिगम, कॉग्निटिव लर्निंग, भावात्मक अधिगम, अफेक्टिव लर्निंग, और तीसरा जो है क्रियात्मक अधिगम, साइकोमोटर लर्निंग। तो इस प्रकार दोस्तों हमने अधिगम के प्रकारों को संक्षिप्त रूप से जाना। आगे हम देखेंगे दोस्तों, आगे हम देखो और प्रकार बचा है दोस्तों मार्क्स के अनुसार। मार्क्स ने अधिगम को 5 भागों में विभाजित किया है, जिनमें से कुछ में बाह्य अनुक्रियाओं की तथा कुछ में आंतरिक अनुक्रियाओं की प्रधानता पाई जाती है। कुछ अधिगम प्रक्रियाएं ऐसी भी हैं जिनमें दोनों ही अनुक्रियाओं का मिश्रण पाया जाता है। ये सभी अधिगम प्रक्रियाएं निम्नवत हैं। तो याद रखिएगा, ये जो बाह्य अनुक्रिया और नीचे जो है आंतरिक अनुक्रिया, तो ये जो है मार्क्स के अनुसार जो है 5 भागों में बांटा गया है। पेशी कौशल अधिगम, अनुबंधन, शाब्दिक अधिगम, संज्ञानात्मक अधिगम और अंतर्दृष्टि अधिगम। तो इस प्रकार दोस्तों हमने अधिगम के प्रकार को जाना। आगे हम देखेंगे अधिगम के नियम, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये बार बार पूछा गया है। अधिगम के नियम जो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक E.L. थार्नडाइक के द्वारा दिया गया है। हम देखते हैं, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक E.L. थार्नडाइक ने अपने प्रयोगों के आधार पर सीखने में उत्पन्न होने वाले परिवर्तनों के प्रति कुछ निष्कर्ष निकाले, जिन्हें उन्होंने सीखने के नियमों के रूप में प्रतिपादित किया। ये नियम सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। उन्होंने अपने सीखने के नियमों को 2 भागों में, प्राथमिक नियम और गौण नियम में विभक्त किया है, जिनकी संख्या क्रमशः प्राथमिक में 3 नियम है और गौण में 5 नियम है, जिसे हम निम्नवत देखेंगे। देखते हैं अधिगम के नियम में प्रतिपादक जो है थार्नडाइक, और इन्होंने प्राथमिक नियम और गौण नियम के अनुसार 3 भागों में और 5 भागों में बांटा गया है। प्राथमिक नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें से हमेशा क्वेश्चन बना है। पिछले बार भी शिक्षक भर्ती के प्रश्न में यह आया हुआ है, सहायक शिक्षक भर्ती में देख लीजिएगा 2019 में। प्राथमिक नियम जो है तत्परता का नियम है, अभ्यास का नियम है और प्रभाव का नियम है। और गौण नियम में है बहु प्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्य अनुक्रिया का नियम और साहचर्य स्थानांतरण का नियम। आगे हम बारी बारी इन सभी नियमों को बहुत विस्तृत प्रक्रिया से देखेंगे। तत्परता का नियम सबसे पहले देखते हैं, जो कि मुख्य नियम है। यह नियम सीखने की प्रक्रिया में भाग ले रहे व्यक्ति की मनोस्थिति पर प्रकाश डालता है। यदि व्यक्ति के मन में किसी कार्य को करने हेतु उत्कृष्ट अभिलाषा हो, वह उसे कार्य करने के लिए तत्पर हो, तो वह व्यक्ति कार्य को बहुत आसानी से सीख सकता है तथा उसकी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो जाती है। थार्नडाइक ने निम्न 3 तरह की परिस्थितियों का वर्णन किया है।
दोस्तों यदि व्यक्ति के मन में तत्परता है और कार्य भी है, मतलब तत्परता भी है हाँ, और कार्य करने की उसकी मन भी कार्य करने के लिए तत्पर हो, अर्थात दोनों हो, जब तत्पर भी हो और कार्य करने में उसको रुचि भी हो, तो परिणाम जो है संतोषजनक होता है। अर्थात वो कोई भी कार्य करने के लिए वो तत्पर हो और कार्य करने में वह जो है कार्य करने के लिए तैयार हो, तो निश्चित रूप से संतोष प्राप्त होता है। और वही यदि तत्परता हो लेकिन कार्य करने का मन ना हो, तो वह खीज होता है। मन में उनका खीज का मतलब है दोस्तों अपने आप ही एक अपने कोसना, एक समझ सकते हैं अपने मन ही मन कोसना, अपने मन को ही कोसना समझ सकते हैं। कई प्रकार के जो अपने मन में जब हम असंतोष का ही एक प्रकार है समझ लीजिए। और यदि तत्परता नहीं है और कार्य करने का मन हो रहा है, तो भी यह परिणाम जो है असंतोष के रूप में प्राप्त होता है, जिसे हम खींचना बोल सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं अभ्यास का नियम। दूसरा नियम जो है अभ्यास का नियम, तो यह नियम इस तथ्य पर आधारित है कि अभ्यास से व्यक्ति में पूर्णता आती है। प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट। याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है जो अभ्यास के नियम को चरितार्थ करता है। इस नियम के अनुसार यदि किसी क्रिया को बार बार दोहराया जाए तो वह अधिक प्रभावपूर्ण और स्थायी बन जाता है। यह नियम सीखने की प्रक्रिया में अभ्यास व पुनरावृत्ति के महत्व को प्रकाश में लाता है। याद रखिएगा दोस्तों, हिलगार्ड और बार 1975 के अनुसार अभ्यास का नियम यह बतलाता है कि अभ्यास करने से उद्दीपक तथा अनुक्रिया का संबंध मजबूत होता है तथा अभ्यास रोक देने से कमजोर पड़ जाता है, यह विस्मरण हो जाता है। याद रखिएगा, थॉर्नडाइक ने इस नियम के 2 रूप प्रस्तुत किए हैं जो निम्नवत हैं। अभ्यास के नियम में उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम। उपयोग के नियम में अभ्यास करना फिर सीख जाना है और अभ्यास न करने से वह भूल जाता है। तो ये दोनों चीज़ आया है अभ्यास के नियम में, उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम। उपयोग के नियम में क्या है, अभ्यास यदि करते हैं हम तो सीख जाते हैं और अभ्यास न करने पर उस चीज़ को हम भूल जाते हैं। तीसरा जो है प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम में थॉर्नडाइक के नियमों में ये सबसे महत्वपूर्ण नियम है और इससे क्वेश्चन भी बना है दोस्तों। थॉर्नडाइक के अनुसार जब एक परिस्थिति और अनुक्रिया के बीच एक संशोधनशील संयोग बनता है और उसके साथ ही साथ परिणाम स्वरूप संतोषजनक अवस्था उत्पन्न होती है, तो उस संयोग की शक्ति बढ़ जाती है। जब इस संयोग के साथ इसके बाद दुखदायी स्थिति पैदा होती है तो इसकी शक्ति घट जाती है, जिससे असंतोष पैदा होता है। एक बार पूछा भी गया है दोस्तों, थॉर्नडाइक के अनुसार जो किस नियम में जब परिणाम अच्छा मिलता है तो संतोष, और नहीं मिलने पर दुखदायी मिलने पर असंतोष पैदा हो जाती है, तो संतोष असंतोष का नियम के रूप में भी किस नियम को जाना जाता है, तो वो है प्रभाव का नियम। तो याद रखिएगा, यह नियम पुरस्कार तथा दंड के महत्व पर प्रकाश डालता है। किसी कार्य या अनुक्रिया का प्रभाव व्यक्ति में या तो संतोषजनक होता है या खींच, या इसी को असंतोष उत्पन्न करने वाला बोलते हैं। प्रभाव संतोषजनक होने पर व्यक्ति उस अनुक्रिया को सीख जाता है और असंतोषजनक या खींच उत्पन्न करने वाला होने पर व्यक्ति अनुक्रिया को दोहराना नहीं चाहता है, अर्थात डीमोटिवेट हो जाता है, जिससे परिणाम स्वरूप वह उसे भूल जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, इसे संतोषजनक व असंतोषजनक का नियम भी कहते हैं, जो कि मुख्य रूप से यह तीसरा नियम है, प्रभाव का नियम। अब हम देखते हैं गौण नियम। तो गौण नियम में भी बहु प्रतिक्रिया का नियम है। इस नियम के अनुसार किसी भी सीखने की परिस्थिति में प्राणी अनेक अनुक्रिया रेस्पॉन्स करता है, जिसमें से प्राणी उस अनुक्रिया को सीख लेता है जिसमें उसे सफलता मिलती है। और थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित प्रयत्न और भूल का सिद्धांत इसी नियम पर आधारित है, जो हम अधिगम के सिद्धांत में देखेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में अधिगम का सिद्धांत देखेंगे, उसमें इस सिद्धांत को भली भांति समझेंगे दोस्तों। दूसरा जो है गौण नियम में मनोवृत्ति का नियम है। सीखने का यह नियम यह दर्शाता है कि हमारे सीखने की मात्रा हमारी अभिवृत्ति या मनोवृत्ति पर आधारित होती है, अर्थात
जिस कार्य को सीखने के प्रति हमारी जैसी मनोवृत्ति होती है उसी अनुपात में हम उसको सीखते हैं। तो याद रखिएगा, यह दूसरा गौण नियम है। तीसरा जो है आंशिक क्रिया का नियम है। आंशिक क्रिया का नियम, इस नियम के अनुसार हम जिस कार्य को करना चाहते हैं उसे हम पहले आंशिक भागों में विभक्त करते हैं, छोटे छोटे भागों में उसको तोड़ते हैं। यह विभाजन कार्य को सरल और सुविधाजनक बना देता है। साथ ही साथ हम उन आंशिक भागों को शीघ्रता तथा सुगमता से पूर्ण करके संपूर्ण कार्य को पूरा करते हुए समझते हैं, संपूर्ण कार्य को करते हैं। आगे हम देखते हैं चौथा, सादृश्य अनुक्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार प्राणी किसी भी नई परिस्थिति में वैसी ही अनुक्रिया करता है जो उसके पूर्व अनुभवों की अनुक्रिया के सादृश्य होता है। अर्थात दोस्तों इसमें क्या होता है, हम सिमिलैरिटी पैदा करते हैं। पहले हम जो सीखे रहते हैं पूर्व अनुभव को, जो हम और नए अनुभव को सीख रहे होते हैं उसमें हम सिमिलैरिटी देखना चाहते हैं और उसी के अनुसार सीखना चाहते हैं। आगे हम देखते हैं, साधारण शब्दों में इस नियम से तात्पर्य है पूर्व अनुभवों की सहायता से नवीन क्रिया को सीखना। तो इस प्रकार दोस्तों यह चौथा नियम है। इसी नियम के आधार पर थार्नडाइक ने अधिगम स्थानांतरण के समान तत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। साहचर्य जो हमारा पांचवा गौण नियम है थार्नडाइक जी का, साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। इस नियम से तात्पर्य है पहले कभी की गई क्रिया को उसी के समान दूसरी परिस्थिति में उसी प्रकार करना। इस नियम के अनुसार कोई अनुक्रिया जिसके करने की क्षमता व्यक्ति में है एक नए उद्दीपक में भी उत्पन्न हो सकती है। आगे हम दोस्तों जब हम इसके बाद वाले वीडियो में देखेंगे तो सिद्धांत में जो उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत देखेंगे उसमें हम इसको भली भांति समझेंगे। तो आज हमने अधिगम का अर्थ, परिभाषा व प्रकार व अधिगम का महत्वपूर्ण नियम जो थार्नडाइक द्वारा दिए हैं, थार्नडाइक द्वारा जो महत्वपूर्ण नियम दिए हैं, मुख्य नियम और गौण नियम। तो मुख्य नियम में 3 नियम हैं और गौण नियम में 5 प्रकार के नियम हैं जो ऊपर हमने सीखा। आने वाले वीडियो में हम अधिगम के सिद्धांतों को अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के प्रयोग पर आधारित हैं, जिसे बारी बारी समझेंगे। और तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद दोस्तों।